नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीनियस के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सबका फिर से तहे दिल से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एक बार सभी आ जाओ जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो लाइव सेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले सभी को राम राम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में, और ग्रुप से जितने भी सब में डाल दो। और जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से लाइव हो जाओ। बिल्कुल आयदान राम, राकेश जाट, कैलाश कसवा, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक बार सभी शेयर कर दो, उसके बाद में आनंद से आज की क्लास को कंटिन्यू करते। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके। और मतलब क्लास का एक जो आनंद हम ले सकते हैं वो। मनीष वैष्णव, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो कल जहाँ पर हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों सबके सामने। टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चनों पर ध्यान देते, बातें लास्ट में करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, पायरोमीटर से या फिर लेक्टोमीटर से। मतलब कौन से यंत्र से वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। आंसर कमेंट करें जल्दी से। राकेश ए, मनीष वैष्णव बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें किसकी, वायुमंडलीय दाब की। तो सबसे पहले वायुमंडलीय दाब है। देखो जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 ATM। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो 1 ATM या फिर इसे बोलते हैं 10 की पास्कल। अब आगे बात करें कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, बैरोमीटर। और वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1 ATM या फिर 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखो इस बैरोमीटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो अचानक गिरता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। जब भी कभी भी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो तूफान आने की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसी बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरा तो मौसम क्या होगा, स्याप होगा। और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बारिश आने की संभावना बढ़ेगी। तो अगर अचानक नीचे गिरे क्या आएगा, तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मौसम साफ होगा। और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बारिश आने की संभावना। पुखराज डूडी एम के टेक्निकल गुरु, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले देखो ये जो पैरोमीटर होता है ना, मापने के लिए जो विकिरणीय टेम्परेचर होता है उसको मापने के लेक्टोमीटर का जो यूज है वो दूध आउट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, लेक्टोमीटर का। मतलब दूध कितना पानी है ये बताने के लिए लेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन, ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना किसका उदाहरण है, पृष्ठनाव, पलवन, कैसिक या फिर विक्षेपण। मेरे ओपन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना किसका एग्जाम्पल है, प्रस्तनाव का, पलवन का, कैसिक का या फिर विक्षेपण का। जिसको भी पता है एक बार जल्दी से आंसर कमेंट करें। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना किसका उदाहरण है, राकेश जाट डी, कैलाश सी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें इसके राइट आंसर की, AR क्लासेस बाईपास जाकर राम राम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कैसिक तो है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना किसका उदाहरण होता है, कैसिक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी लड़की के पास में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव है पड़ेगा। वाह बेहतरीन क्वेश्चन है कि झूला झूलती हुई लड़की के पास में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके झूला होता है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, नो चेंज या फिर नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार जल्दी से बताओ जिसको भी पता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर शायद कोई नहीं दे पाएगा, फिर भी देखने देते। राकेश जाट सी, मनीष ए, बिल्कुल कैलाश सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अपरिवर्तित। झूला झूलती हुई लड़की के पास में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए, चाहे दूसरा लड़का आकर बैठ जाए, चाहे कुछ भी रख दिया जाए, चाहे कितने ही द्रव्यमान की वस्तु रख दी जाए, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, टी बराबर 2 पाई√L बट्टा जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं आ रहा, मतलब आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनो और आंसर बताओ कि झूला झूलती हुई लड़की के अचानक से खड़े हो जाने पर झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई लड़की झूला झूल रही है, जब वो अचानक खड़ी हो जाती है तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या नो चेंज। तो दोस्तों जैसे ही अगर झूला झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि उस स्थिति में एल का मान बढ़ेगा और एल का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर किसी वस्तु का भार सामान्य अवस्था की तुलना में होता है समान, कम, ज्यादा या फिर शून्य। इनकी सामान्य स्थिति की तुलना में जो पृथ्वी का गुरुत्वीय केंद्र होता है उस पर किसी भी वस्तु का भार कितना उतना ही रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा या फिर जीरो होगा। राकेश डी, मनीष ए, गिरधारी सी, कैलाश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जीरो। अब बात करें, कल आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे क्या होता है, कम होता है और कितना होता है, जीरो होता है। और अगर बात करें किसकी, भार की, भार का सूत्र क्या होता है, एम गुणा जी। अगर जी का मान है तो किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर भार भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर ए व बी दोनों। मतलब आपकी जो ध्वनि तरंग होती है ये किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर दोनों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग, मनीष ए, राकेश जाट डी, पुखराज डूडी बी, कैलाश कस्वा ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है बी। ध्वनि तरंग एक प्रकार की कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। अब आप बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती, तो तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ की बात करें तो अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो तरंग संचरण की दिशा वो कणों के दोलन की क्या होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री पर होगी। जबकि अनुदैर्ध्य में तरंग की दिशा कणों के संचरण की दिशा में ही होगी। आगे देखो, पुखराज डूडी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हमारे सामने, ये तो प्रकाश में होती है। बहुत बढ़िया, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे, ये बता रहे पुखराज डूडी। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, गैस में, द्रव में, ठोस में या फिर सभी में। मतलब आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो किस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, ठोस में, गैस में, द्रव में या फिर तीनों में। मनीष बता रहा है डी। और भी जल्दी से आंसर बताइए जिसको भी पता है कि अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, देखो अनुप्रस्थ तरंगों की ये किस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो ये ठोस, गैस और द्रव तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मात्रक है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या फिर न्यूटन प्रति मीटर। आवर्ती का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होगा, हर्ट्ज होगा, किलो हर्ट्ज होगा, सेकंड होगा या न्यूटन प्रति मीटर ही होगा। अब बात करें आवर्ती क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में मतलब जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। कि वस्तु प्रति सेकंड कितने दोलन कर रही है, वो जो दोलनों की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। यहाँ पर मनीष ए तो बिल्कुल राइट आंसर है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, एच जेड इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। अब ये जो हर्ट्ज होता है ना, इसको सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। तो चाहे हर्ट्ज बोल दो चाहे सेकंड इनवर्स बोल दो, एक ही बात है। अब दूसरी बात करें, एक क्या होता है, आवर्तकाल और आवर्ती। आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध होता है टी बराबर 1/n या 1/न्यू। मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का मान सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन,
राजेंद्र चौधरी नमस्कार गुरुजी, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आगे देखो, ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। जो ध्वनि तरंग होती है दोस्तों, उसका वेग सर्वाधिक किस माध्यम होगा? ठोस माध्यम में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में? जल्दी से आंसर बताइए, ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? राकेश जाट डी, पुखराज डी, मनीष वैष्णव, चटक मटक के परिणाम। चलो, मनपुल गोदरा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मुकेश लिटियाल ए, बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो ध्वनि तरंग होती है ये केवल और केवल ठोस माध्यम में ही संचरण कर, सबसे ज्यादा वेग इसका कहाँ पर होगा? ठोस में होगा। अब देखो, सबसे ज्यादा किस में हो गया? ठोस में। उसके बाद में किस में? लिक्विड में, द्रव में। वो सबसे कम किस में होगा? गैस में। अब बात करें निर्वात की, तो निर्वात में ध्वनि चलेगी नहीं, मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं होगा वहां पर आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। विपरीत एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होगा? निर्वात में होगा। और कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकेश पारिक, बहुत बहुत स्वागत। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? आयोडीन की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या फिर कोबाल्ट की कमी के कारण? तो दोस्तों, आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन है और सभी जल्दी से आंसर कमेंट करें और लास्ट में आप सभी बताना कि आप राइट हो रहे। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैलाश सी, मनपुल गोदरा सी, बिल्कुल बिल्कुल, लकी पैक्सी, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? कैल्शियम की कमी के कारण। मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके शरीर में किसकी कमी आ जाती है? कैल्शियम की। और उसके कारण उसकी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसमें तो कुछ है नहीं, सीधा सीधा नाम से ही पता चलता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? कौन कौन राइट करता है? सबका राइट होना चाहिए। मुकेश जी, बहुत बढ़िया। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो यहां पर सीधा आंसर आना चाहिए मनपुल सी। अरे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, वो सतत रूप से नहीं बल्कि असतत यानी कि डॉट डॉट रूप से गति करते हैं। ये तो सिद्ध ही है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, पास्कल का दाब का सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बहुत बार पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि रेडियम की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या फिर मेंडेलीव? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। रेडियम की खोज किसने की थी? मैं बता देता हूँ कि रेडियम की खोज की थी सन 1903 में। अब आप बताओ किसने की थी? राकेश जाट डी, कैलाश कसवा डी, मुकेश लिटियाल डी, गई भैंस पानी में सबकी। लक्की पारिक बी, बिल्कुल लक्की पारिक का राइट आंसर है मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? 1903 में मैडम क्यूरी ने की थी। इसके कारण इसे 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है। तो रेडियम की खोज 1903 में किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, जिसके कारण इसके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो कि ये दुनिया की ऐसी पहली महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दुनिया की पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी, जिसे दिया गया था। अब मैडम क्यूरी को एक बार नहीं, कितनी बार? 2 बार। पहली बार 1903 में रेडियम की खोज के कारण विज्ञान के क्षेत्र में। अब दूसरी बार और दिया गया, कब दिया गया दोस्तों? 1911 में। इस बार दिया गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो सबसे पहले दुनिया में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मैडम क्यूरी, कितनी बार? 2 बार, 1903 और 1911। लेकिन बात करें कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? जल्दी से बताओ किसको आता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? अब बात करें पुरुष तो कौन थे? सबको पता है, भारत के प्रथम पुरुष थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करने के कारण। लेकिन महिला, प्रथम महिला कौन थी भारतीय?
मनीष वैष्णव, मदर टेरेसा, बिल्कुल राइट आंसर किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? 1979, 1979 में मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अरे सिंपल, चैडविक है, टॉमसन है, रदरफोर्ड या फिर हेनरी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी मैनेजमेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी सर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? चैडविक ने, रदरफोर्ड या फिर हेनरी। कैलाश सी, मनीष सी, मनपुर सी, पुकराटूडी सी। बिल्कुल राइट आंसर सभी का। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के अंदर एक जो धनावेशित कण होता है नाभिक, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। अब देखो सुनो, जो चैडविक है इसने तो किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन ने, न्यूट्रॉन की किसने? जेम्स चैडविक। जो आपके थॉमसन है इसने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। नाभिक की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की किसने की थी? तो प्रोटॉन की थी ई गोल्डे आइंस्टीन ने। अब इस हेनरी ने क्या किया था? हेनरी बेक्रेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, कल बताया था ये क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाओं या फिर आरबीसी का जीवन होता है 4, 60, 120 या 100? ये बताओ सभी। सभी जल्दी से बता दो। 120 दिन, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। अगला क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। अब देखो, विटामिन डी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिकम, रेटिनॉल, थायमिन या कैल्सिफेरॉल? विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम बताना है। कौशल, अरे कौशल, बहुत बहुत स्वागत। अमित गौड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पर बताओ सभी। अरे विटामिन डी का रासायनिक नाम नहीं पता आपको? अरे क्या कर रहे हो सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन डी का क्या बच गया? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। अब बात करें, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ये विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके कारण विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन कि सनशाइन विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित करने में सहायक तत्व है? सोडियम, आयरन, आयोडीन या फास्फोरस? अरे केमिस्ट्री के ज्ञाता बताओ सभी। रक्तदाब नियंत्रित सहायक तत्व कौन सा होता है? अमित गौड़, मनीष वैष्णव, पुखराज डूडी, लक्की पारी, कैलाश कसवा, राकेश जाट, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक। इसका आंसर बताओ दोस्तों सभी। मुकेश लेटियाल ए बताए, मनीष वैष्णव डी बता रहा है। तो यहाँ पर बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है। कौन सा होता है? सोडियम होता है। अब देखो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक होता है आपके पास में Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Na होता है। इसका परमाणु कितना होता है? 11 होता है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? पोलियो, ग्वाइटर, रिकेटस या फिर मोतियाबिंद? अमित गौड़ सी, राकेश जाट बी, लक्की पारिक बी। यहाँ पर बताओ कि मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पोलियो रोग, ग्वाइटर रोग या फिर मोतियाबिंद रोग? सिंपल क्वेश्चन है भाई। आयदान राम डी, लक्की पारिक सी, मुकेश लेटियाल जी बी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी। कौन सा होगा ऑप्शन? ग्वाइटर रोग या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? गलगंड रोग या फिर इसी का एक और नाम होता है कौन सा? गेंगा रोग। तो गलगंड रोग, गेंगा रोग या फिर ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? कि गले के अंदर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? हीमोग्लोबिन, कौन सा? हीमोग्लोबिन HB, इसका मुख्य कार्य एनीमिया का निदान, बैक्टीरिया को नष्ट करना, रक्त का ऑक्सीजन का वहन या उपरोक्त सभी?
बिल्कुल, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब हीमोग्लोबिन की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि इसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता ना तो रक्त का रंग लाल दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर मुकेश लेटियाल क्लास का उसका सबका राइट आंसर है। इसका शरीर के अंदर कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात ही ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पूसाराम जाट। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन का वहन, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हड्डियों व दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर दोनों। जो आपकी हड्डियां होती है ना, हड्डियां और क्या दांत, इसका निर्माण करने में महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर दोनों? बताओ जल्दी से, आंसर कमेंट करो। हड्डियों व दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक, मनीष वैष्णव डी, कौशल कौशल बहुत बढ़िया, कौशल टेलर ए डी। तो यहाँ पर देखो राकेश जाट बहुत बढ़िया, कौशल बहुत बढ़िया, सबका अच्छा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हड्डियों व दांतों के निर्माण में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन बताएगा? वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? मतलब हवाई जहाज के जो टायर होते हैं ना, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, आर्गन, नियोन या फिर रेडोन? बताओ देखे केमिस्ट्री वाले कि वायुयान की ट्यूबों के अंदर या वायुयान के टायरों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? कैलाश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लगभग ठीक आ रहा है, लेकिन अगर इसके राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक ना उसके अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन गैस भरी होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर ठीक है। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन है तो कौन सी गैस हो जाएगी? हीलियम। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑप्शन मिले तो कौन सा आंसर राइट करना है? नाइट्रोजन करना है। वायुयान के टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हीलियम भी ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ऑप्शन हो तो क्या करेंगे? अगला सवाल आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? केमिकल फैक्ट्री। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? गुर्दे को, लीवर को, फेफड़ा या फिर अमाशय? कौशल, मनीष, राकेश, पुष्पाराम सभी आंसर कटे जल्दी से कमेंट करें कि रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जाता है? कैलाश सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो मनीष सी, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा। अरे लीवर, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पीत रस का निर्माण भी किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी? यकृत। और रासायनिक कारखाना भी किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। किसको? यकृत या फिर लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है? ये लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 8वीं क्लास में आया ये क्वेश्चन। माता का गुणसूत्र, पिता का गुणसूत्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चे के लिंग का मतलब क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा होगा उसका मतलब अगर लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? माता का गुणसूत्र, पिता का या फिर दोनों का? कौशल बी बता रहे, राकेश जाट सी बता रहे, सुरेश डुड्डी बहुत बढ़िया, बी के फेवर में ज्यादा यहाँ से आ रहा है कुछ। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिता का गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि देखो जो नर होता है उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते, गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। जबकि मादा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स एक्स पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चे के लिंग के निर्धारण में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा गुणसूत्र होगा? केवल और केवल पिता का गुणसूत्र। आगे देखो, कौन सा हार्मोन हृदय की गति को उत्तेजित करता है, मतलब हृदय की गति को बढ़ाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हृदय की गति को बढ़ाता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर इनमें से कोई नहीं? मतलब कभी भी ऐसा कौन सा हार्मोन है जब भी हमारे पर कोई प्रेशर की सिचुएशन या हम संकट में होते हैं, जैसे टीचर क्लास में आता है और पूछता है कि किस किस ने होमवर्क नहीं किया, तो तुरंत है वो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। ये कौन से हार्मोन के कारण होती है? मुकेश लेटियाल जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, राकेश जाट बी, कैलाश कसवा ए। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन ये शर्करा को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और ये जो इमरसत है ना हमारे, देखी होगी आपने, इसके इंसुलिन हार्मोन के फेमस हुए थे।
और इसका जो श्रवण होता है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा श्रवण होता है। लेकिन बात करें कि कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाएगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाएगा। इस हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती? खोपड़ी में, भुजा में, टांग में या फिर मुंह में? टीबिया नामक हड्डी, शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती? 206। कितनी होती? 206 हड्डियां होती। उसमें से टीबिया नामक कहाँ पाई जाती है? कैलाश कस्वा सी। बहुत बढ़िया, कैलाश कस्वा बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छा बता रहे हैं भाई, मैथ का स्टूडेंट है फिर भी। सुरेश डूडी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो टीबिया नामक हड्डी होती है कहाँ पर पाई जाती है? पाई जाती है। लेकिन यह क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आप बताओ कि मनुष्य का जो एक पैर होता है ना, उसके अंदर कुल कितनी हड्डियां होती? मानव शरीर में टोटल 206, लेकिन मनुष्य के एक पैर में कितनी हड्डियां होती है? कमेंट करके देखे कि जो मनुष्य का एक पैर होता है ना, उसमें कितनी हड्डियां होती है। कौन कौन बता देखते हैं। एक हड्डी तो टीबिया हो गई आपके सामने, ये 333। अरे राकेश जाट, चलो 33। मनीष वैष्णव 8। सुरेश डूडी बिल्कुल करेक्ट पकड़ा है। जो मनुष्य की टांग होती 30 हड्डियां होती, दूसरे में भी कितनी होती है? 30 होती है। आज भी कितनी होती है? 30 होती है। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे कितने दांत होते हैं जो आपके 2 बार विकसित होते हैं? मतलब एक बार दांत गिरकर फिर पुनः नए दांत हैं। ऐसे कितने दांत होते हैं? टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 में से ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 टाइम्स मतलब 2 बार डेवलप होते हैं? कैलाश कस्वा 20 से। वेरी गुड। मनीष वैष्णव 12। देखते हैं दोस्तों, अरे यहाँ पर नाम तो सुना ही होगा क्या? दूध के दांत। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं ना, वो भी कितनी बार विकसित होते हैं? 2 बार। तो दूध के दांत पूछे तो भी कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 2 बार कौन से दांत विकसित होते हैं? दूध के दांत होते हैं, वो भी कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तनक, रत्नक, चौवर्णक और अग्र चौवर्णक। अगला सवाल, गोड़ दांत 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बताओ, रक्त में पाई जाने वाली धातु। अभी हमारे पास फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो अभी आगे आने वाले हैं। ये थोड़े बायोलॉजी के क्वेश्चन 5-7 और है अभी। तो यहाँ पर बात करें, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आप सबका फेवरेट क्या? लोहा, या फिर क्या बोल दो? आयरन, या फिर हम क्या बोल दो? ये कितने नंबर पर आता? परमाणु क्रमांक नंबर 26। कौन सा? 26। अगला सवाल, अरे लोहा होगा 26, आयरन प्रतीक होता है Fe। अगला सवाल, अब मैं
बताओ कि अब आवाज आ रही है अब सभी बताइए एक बार कि अब वॉइस आप तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या, एक बार वापस। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या, एक बार वापस। चलो अब तो आवाज आ रही है। अच्छा क्वेश्चन आ गया कि गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, नियोन, रेडोन, हीलियम या फिर आर्गन। जो आपका क्या होता है गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नियोन, हीलियम या फिर ऑर्गन। ये अच्छा क्वेश्चन है। वायुयान के ट्यूब में अभी अभी हमने देखा था नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑप्शन, ये क्या करेंगे हीलियम। लेकिन गुब्बारे का सबको पता मनीष वैष्णव, सी अमित गौड़, डी राकेश जागे। अरे यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपने सबने फुलाया होगा क्या गुब्बारा, और उस गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, हीलियम गैस। प्रतीक क्या होता है He, और परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है, और ये एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है। ये लो चिप्स की थैली, क्या चिप्स की थैली को पैक करते समय उसमें कौन सी गैस भरी होती है। हमने बियर का भी देख लिया, हमने किसका देख लिया गुब्बारे का भी देख लिया, और अब भाई साहब चिप्स की भी आ गई। चिप्स की थैली में कौन सी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। कक्षा 10 बल्ब के अंदर कौन सी होती है, बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। ये सुरेश डूडी जी अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। राकेश जाट बी, सुरेश डूडी बी, कौशल बी, पुखराज डूडी बी, अमित गौड़ बिल्कुल। चिप्स को पैक करते समय उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 से हंसाने वाली गैस कौन सी है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हंसाने वाली गैस या फिर हास्य गैस कौन सी होती है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस या फिर हास्य गैस कौन सी होती है। ये तो सबको पता होना चाहिए, 12th क्लास में आया हुआ शायद केमिस्ट्री में। हास्य गैस या फिर हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। बिल्कुल सुरेश डूडी बहुत बढ़िया, लक्की पारिक, राकेश जाट, अमित गौड़, पुखराज डूडी। कौन सी ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, इसे हास्य गैस या फिर हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अरे अब तो वॉइस वगैरह सब आ रही है। अगला सवाल देखो, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। इनकी आपकी जो क्या होती है आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, उस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता किस तत्व की होती है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, आयोडीन की या फिर सिलिकॉन की। अमित गौड़ शाबाश बहुत बढ़िया, बिल्कुल लक्की पारिक, मुकेश लटियाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, फ्लोरीन। इसका प्रतीक क्या होता है एफ होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है, और पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। लेकिन अभी आप बताएंगे सभी, सुनो ध्यान से, कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे होती है। गोपी जाट बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है। विद्युत ऋणता तो फ्लोरीन की, बिल्कुल राइट आंसर दिया सबने, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे अधिक होती है, ये कौन बता पाता है। अमित गौड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। पूरी आवर्त सारणी के अंदर है सबसे ज्यादा विद्युत किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है और परमाणु क्रमांक होता है 17। अगला सवाल आपके लिए देखो, ये कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। टूथपेस्ट बनाने के किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मतलब टूथपेस्ट बनाने में किस रसायन का यूज करते हैं। अरे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, लिमिट नहीं, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कितनी बार पूछा गया। जब जब एग्जाम होगा ना तब तो ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 बार पूछा गया कि टूथपेस्ट के अंदर किस रसायन का यूज किया जाता है। तो जल्दी से बताओ, राकेश जाट सी बता रहा, लक्की पारिक सी, अमित को सी। अरे सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब देखो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम
ये दांतों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, इसलिए टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम के जो संघटक होते हैं ना उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम वाला सीधा ही गलत हो जाएगा, पोटेशियम वाला भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम में कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। अगला सवाल ये लो 79, सबसे कठोर तत्व है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर तत्व है सोना, चांदी, हीरा या फिर एल्यूमिनियम। मतलब आपको क्या बताना है, सबसे कठोर तत्व बोल या फिर सबसे कठोर क्या बोल दो, पदार्थ बोल दो। एलिमेंट तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे कठोर एलिमेंट या तत्व तो कौन सा होता है दोस्तों, कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, जो दांतों के अंदर मुख्यतः पाया जाता है। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है ये बताओ। सबका, कैलाश का, आयदान राम का, सभी का सी आ रहा है, जहां तक उम्मीद है ठीक आंसर आ रहा है। अरे सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला सवाल, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी पेंसिल, सीसा पेंसिल। पेंसिल बनाने में किसका यूज करते हैं, टिन का, ग्रेफाइट का, हीरा का या फिर लेड का। यहाँ पर क्या आंसर बताएंगे आप, देखते हैं पेंसिल बनाने में किसका यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन इतने अच्छे दिए हुए हैं कि सारे कंफ्यूज वाले ऑप्शन दिए मैंने कि पेंसिल बनाने में किसका यूज करते हैं, कैलाश बी, सुरेश बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन प्रयास सबका। पुखराज रूडी सी, यही तो बात। अरे हीरा कहाँ से लाया रे, अमित गौड़ बी। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी जो पेंसिल होती है ना, ये बनाने के अंदर किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है, लेड का भी यूज किया जाता है। अब देखो पेंसिल के बाहर का जो लाल लाल भाग होता है ना उसमें क्या लगा होता है, लेड या शीशा। लेकिन अंदर का जो ब्लैक वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पर जहां तक है होगा, ग्रेफाइट होगा। अब एक क्वेश्चन और कि ग्रेफाइट है ये अपवाद है क्या, ये एकमात्र ऐसा ए धातु है जो ए धातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, अर्थात विद्युत का चालन करता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि एकमात्र ए धातु जो विद्युत का चालन करता है क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, बेकेलाइट है रबड़, प्लास्टिक, संश्लेषित रेत या फिर कांच। बेकेलाइट क्या होता है, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, संश्लेषित रेशा होता है या फिर कांच होता है। अब देखो मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, उस बाद में सबका आंसर आ जाना चाहिए। इस बेकेलाइट की बात करें ना, हमारे घरों में जो लाइट के बोर्ड लगे होते हैं ना, उसके जो स्विच होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट से बने होते हैं। तो जहाँ तक बात करें गोपी जाट, मुकेश, लक्की गौड़, पुखराज रूडी, कैलाश कसवा, सभी का राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर है बी। तो बेकेलाइट है ये किसका हिस्सक है या फिर किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अब आगे देखो, अब आप बताओ विद्युत का चालन करती है क्या, प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करती, इसीलिए बेकेलाइट से लाइट के बोर्ड के स्विच बनाए जाते हैं। ये लो, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, ये कौन बताएगा, एथिलीन, एनिलीन, थाइकोल या फिर नाइकोल। जो पॉलीथीन होती है ना ये किसका बहुलक है, बहुलक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ है वो मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। राकेश बी, कैलाश बी, मुकेश सी, गोपी जाट ए बता रहा है, मनीष वैष्णव सी बता रहा है। मनीष जी कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, पॉलीथीन एथिलीन। ये जो पॉलीथीन होता है ना ये किसके बोल होता है, एथिलीन का बोलक होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से उत्तम कोटि का कोयला। अरे कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब देखो कोयला किससे बनता है, कार्बन से बनता है। लेकिन यहाँ पर बात करें इसका सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट, एथ्रासाइट, बिटुमिन या फिर पीट। पलाना बीकानेर में कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का कोयला मनीष बता रहा है ये लिग्नाइट तो बिल्कुल पलाना बीकानेर राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला है। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का या सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर कैलाश, सुरेश, लक्की पारिक सबका राइट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर है बी। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है ना वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है प्रिय विद्यार्थियों, एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है,
इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, मेथ, एथ, प्रोब्यूट। कौन सी? गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ये कौन बताएगा? देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बताएगा ना, कौन बताता देखते हैं जल्दी से। गोबर गैस में कौन सी गैस? मनीष वैष्णव का सबसे पहला आंसर आ रहा सी, और किसी का ही नहीं आ रहा। जल्दी से कमेंट करो प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश जाट ए, अमित गौड़ सी, कैलाश कसवा सी, लक्की पारिक सी, मनीष वैष्णव सी। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो गोबर गैस के अंदर इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, मेथेन भी होता है, लेकिन मुख्यतः गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन। और इस मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या करना है आपको? मेथेन करना है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, मतलब ऐसा कौन सा बहुलक है जो प्रकृति में पाया जाता? स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज या फिर ए व बी दोनों। देखो बहुलक दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक है और एक कौन सा होता है? कृत्रिम होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करो। कैलाश बी आ रहा, राकेश जाट ए, गोपी CH4, बिल्कुल मेथेन का सूत्र CH4 होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें, देखो स्टार्च भी क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। सेलुलोज भी क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व बी दोनों ही क्या? प्राकृतिक बहुलक है। जबकि माल्टोज, इसका निर्माण किससे होता है? शर्करा के द्वारा इसको कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, इसीलिए कि दोनों दोनों प्राकृतिक बहुलक है। बहुत बहुत स्वागत। अगला सवाल 86। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? कल हमने पढ़ा था, पहले तो वो बताओ कि मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, पहले तो उसका कमेंट करो। उसके बाद इसका आंसर भी बताओ कि औसतन कितने लीटर खून होता है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 लीटर या फिर 10 लीटर। मनुष्य में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये मैं पूछ रहा हूँ। और गोपी जाट 90 बता रहा है, कैलाश कस्वा भी 90 बता रहा है, लक्की पारिक बी बता रहा है, गोपी जाट 90% बता रहा है। कहाँ खोए हुए हो? तो दोस्तों मनुष्य के अंदर औसतन जल की मात्रा होती है, वो कितनी होती है? 80। कितनी होती है? 80% होती है। और अब इसका आंसर बताओ। अरे 80% राइट आंसर होगा। कितने प्रतिशत होता है जल? 80। और इसकी बात करें तो मनुष्य के अंदर औसतन कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर के बीच में मनुष्य के अंदर रक्त पाया जाता है। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि जो महिला होती है ना, उसमें पुरुषों की तुलना में रक्त क्या होता है? कम होता है। अब आप बताओ कितना कम होता है? औसतन तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर हो गया, लेकिन महिला में पुरुष की तुलना में रक्त की मात्रा कम होती है। कितनी कम होती है वो आप बताओ। पुखराज डुड्डी, सुरेश डुड्डी, लक्की पारी, गोपी जाट, जिसको भी पता है, मनीष वैष्णव। तो वहां पर बात करें तो महिला के अंदर आधा कम होता है। अगर मतलब पुरुषों का औसतन तो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन महिला के अंदर आधा लीटर पुरुषों की तुलना में कम होता है। अगला सवाल 80% ज्यादा राइट आंसर माना जाता है, वैसे 90 तक हो सकता है। अब देखो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। कल हमने बताया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है प्रिय विद्यार्थियों? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होगा, ये बताना है। मनीष वैष्णव, गोपी जाट, कैलाश कसवा, बिल्कुल सभी सही आ रहे हो, सबका आंसर करेक्ट है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में या फिर कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। लेकिन नॉर्मली कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में जब बच्चा होता है ना, भ्रूण के रूप में होता है ना, उस टाइम में यकृत या फिर लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है। एक चीज और बताओ, यकृत के अंदर और किसका निर्माण होता है? आज ही बताया था। यकृत के अंदर और किसका निर्माण होता है? यकृत या फिर लीवर में और किसका निर्माण होता है जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है? क्या था?
कौन सा रस? पीत रस। तो यकृत या लीवर के अंदर पीत रस का भी क्या होता है? निर्माण होता है। और इस पीत रस का भंडारण कहाँ पर होता है? इस पीत रस का भंडारण पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक क्वेश्चन भी बता दिया है कि जो मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य, उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, या फिर सभी? कौन सा राइट होगा? आयदान राम ए, गोपी जाट 37। अरे कहाँ जा रहे हो गोपी जाट, आयदान राम, सुरेश डुड्डी। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है? 98.6। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन या फिर 310.15 केल्विन। तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 और डिग्री केल्विन में 310.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। अब देखो, आपकी जो आवाज होती है ना, उसकी तीव्रता मतलब आवाज कितनी प्रबल है, कितना जोर से बोल रहे हो, उसको मापने की इकाई क्या होती है? अर्ग, फेदम, डेसिबल या हर्ट्ज? भगवान राम जी बहुत लेट आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से आंसर बताए। अरे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? अर्ग, फेदम, डेसिबल या हर्ट्ज? लक्की पारिक डेसिबल, कैलाश बहुत बढ़िया, राकेश जाट सी। अरे वाह, अमित गौड़ सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, ये जो फेदम दिया हुआ ना, फेदम, या फिर इसी का दूसरा नाम आप ले सकते हो फेदोमीटर, इसका उपयोग क्या मापने में किया जाता है? कौन कौन बताएगा? देखते हैं। फेदम या फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के अंदर किया जाता है? जल्दी से बताओ प्रिय विद्यार्थियों। ये बात तो ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का। लेकिन फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के अंदर किया जाता है? आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करें समुद्र की गहराई, अरे वाह गोपाल जाट, गोपी जाट, बेहतरीन आंसर दिया। समुद्र की गहराई होती है ना, वो मापने के अंदर किसका यूज किया जाता है? फेदम या फिर फेदोमीटर का। अब अर्क का सबको पता है, अर्क किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। और हट्टज आज की क्लास में बताया था किसका मात्रक होता है? आवर्ती का मात्रक हट्टज होता है। फेदोमीटर का यूज समुद्र की गहराई मापने में और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये वही दूरबीन है जिसकी सहायता से सुशांत सिंह राजपूत चंद्रमा पर खरीदे हुए अपने घर को या अपनी जमीन को देखते थे। तो आप बताओ दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, या फिर ग्राम बेल ने? गोपी जाट ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गोपी जाट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कैलाश कस्वा ए बता रहा है सभी, राकेश जाट, गोपी, सभी का राइट आंसर मिल रहा। मुकेश, तो यहाँ पर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। अरे एक दूरबीन की खोज कौन करेगा? जो गैल आदमी होगा ना, वही करेगा, गैलीलियो गैलीली। अब एक चीज और बता दूं आपको, इस गैलीलियो गैलीली ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। क्या किया था? दूरबीन की खोज की थी। उसी के साथ में गति के जो आप 3 समीकरण पढ़ते हो ना, u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस आप ओवर, वो जो गति के तीनों समीकरण है ना, वो भी किसने दिए थे? गैलीलियो गैलीली ने। अब देखो, गति के नियम तो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, जिसका उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। लेकिन गति के समीकरण किसने दिए विद्यार्थियों? गैलीलियो गैलीली ने। दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया? गैलीलियो ने। अब ये जो ग्राम बेल है ना, इसने किसका आविष्कार किया था? टीवी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सूर्योदय के वास्तविक समय से पहले सूर्य का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? मतलब अगर सूर्य उदय होता है ना, उससे पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता थोड़ा सा, या फिर सूर्य अस्त से थोड़ी देर बाद में भी हमें सूर्य दिखाई देता है, ये किस घटना पर आधारित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ना। गोपी जाट ए बता रहे हैं, सुरेश डुड्डी सी बता रहा है, राकेश जाट ए बता रहा है। देखते हैं, कैलाश कस्वा भी ए बता रहा है। अरे परावर्तन की तरफ तो जाना ही नहीं है आपको, परावर्तन तो होगा ही नहीं। आंसर तो या अपवर्तन होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकीर्णन होता है, तीन में से एक ही होता है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा?
लक्की पारिक सी बता रहा है, पुकरा डूडी बी बता रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। सूर्योदय के वास्तविक उद्देश्य से कुछ समय पहले और सूर्य के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ये किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित ही है। अब अपवर्तन के एक दो उदाहरण और भी मैं आपको बता देता हूँ कि पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सारे के सारे किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित ही है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 92, ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु से या फिर निर्वात से। अरे आज ही की क्लास में बताया था कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग कौन से माध्यम होता है? ठोस माध्यम होता है। लेकिन ध्वनि में चल ही नहीं सकती, ये आपको बताना है कि कौन सा माध्यम जिसके अंदर ध्वनि चल ही नहीं सकती। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पुकरा डूडी, बिल्कुल अपवर्तन पर आधारित होता है वो भी। लेकिन आप बताओ अभी तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? अरे वाटर से। ध्वनि बेटा ठोस से भी गुजर सकती है, द्रव से भी गुजर सकती है, गैस से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात से नहीं गुजर सकती है। इसका मतलब ध्वनि का सबसे कम वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात के अंदर ध्वनि चल ही नहीं सकती। आपने सुना होगा कि जो चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना तो आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम ही उपस्थित नहीं है। आगे बढ़ो। दूसरी बात, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। ये लो फिर से कौन आ गए? हीरा आ गया। और ये क्वेश्चन है कि हीरे में क्रांति कोण का मान कितना होता है? अरे फिजिक्स वालों बता दो। 34 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री, 36 डिग्री। हीरा होता ना हीरा, इसमें क्रांति कोण का मान कितना होता है? राकेश जाट बी, कैलाश कसवा, गोपी जाट 24 में क्रांति कोण का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरे में जो क्रांति कोण होता है ना उसका मान होता है 24, मतलब 24। अब आपके लिए एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से। का चमकना किस घटना पर आधारित है? जो हीरा होता है ना, हीरा क्या करता है? चमकता है। हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? ये ध्यान से बताओ, हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो दोस्तों हीरे का जो चमकना होता है ना ये किस घटना पर आधारित होता है? आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और हीरे का क्रांति कोण कितना था? 24 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अरे 5-7 क्वेश्चन और बचे, कहाँ जा रहे हो? एक बार वापस आ जाओ सभी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर, मोल या फिर केल्विन। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा क्या होती है? किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। I बराबर Q अपॉन T। लेकिन आपको बताना है इसका ऐसा ही मात्रक है। मुकेश लटियाल सी, अमित गौड़ बी, लक्की पारिक एम्पियर, अमित गौड़ एम्पियर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अगर राइट आंसर की बात करें, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। I बराबर Q बट्टा T, इसका सही मात्रक है एम्पियर। अब बात करें कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। अब मोल किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो मोल होता है पदार्थ की मात्रा। अरे अच्छा क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? अरे मोल में। और केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का मतलब है ताप का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 95। ये कौन कौन बताएगा? पहले ही सुन ले ध्यान से। जो बताएगा वो आज की क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी होगा। कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों को एक भवन के शिखर से गिराया जाए तो पहले कौन सा गिरेगा? छोटे वाला, बड़े वाला, या दोनों साथ में गिरेंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। मतलब आपके पास में अलग अलग द्रव्यमान के कितने पिंड है दोस्तों? दो पिंड है। एक की समान ऊंचाई से भवन के शिखर से दोनों को एक साथ गिराए जाते हैं, पहले कौन सा गिरेगा? तो यहाँ पर देखो पुखराज डूडी। अरे अगला क्वेश्चन, मनीष वैष्णव ने बी बताया, अमित गौड़ ने बी बताया, राकेश जाट ने बी बताया है।
अरे वाह। अरे अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो, देखे सभी जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। गोपी जाट बड़े वाला, अरे न तो बड़े वाला गिरेगा और नहीं छोटे वाला गिरेगा। क्या, न तो बड़े वाला नहीं छोटे वाला, दोनों के दोनों पिंड। नंबर है सी। अब देखो, अब देखो एक साथ क्यों गिरेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, चाहे कितना ही द्रव्यमान ले लो, इसीलिए दोनों पिंड एक साथ ही धरातल पर पहुंचेंगे, चाहे कितने ही बड़े हो। अगला सवाल ये लो, निम्न में से सदिश राशि है चाल, दूरी, विस्थापन या समय। ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सदिश राशि कौन सी है। अब को राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो सदिश होती है, अरे वाह अमित गौड़ शाबाश बेटा। एक तो सदिश राशि और एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। सदिश कौन सी होती है, जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों हो, और अदिश क्या होती है, इसमें केवल परिमाण हो, दिशा से कोई मतलब है नहीं हो। अब इनमें से सदिश कौन सी वो आप बताओ। गोपाल जाट सी, पुखराज डूडी सी, राकेश जाट बी। अरे राकेश, दूरी कहाँ से सदिश होती है रे, अरे दूरी में दिशा से कोई मतलब ही नहीं होता है, केवल परिमाण से मतलब होता है कि आप कितने किलोमीटर चले हो, कितने मीटर चले हो। तो यहाँ पर अगर सदिश राशि की बात करें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश राशि है। बाकी समय, दूरी और चाल तीनों की तीनों कैसी राशि है, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन ये लो, अच्छा क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। कैसा दिखाई देना, लालिमा युक्त दिखाई देना या फिर लाल दिखाई देना, किस घटना पर आधारित है। अब देखो पहले एक क्वेश्चन बताया था कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता, उसका राइट आंसर क्या था, अपवर्तन था। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा वो बताओ। अमित गौड़ सी, पुकरा डूडी सी, गोपी जाट सी, लक्की पारिक जी बी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किस घटना पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। अब देखो यहाँ पर मैं आप सबको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो अगर जब कभी भी आपको जीवन के अंदर किसी भी चीज की पहली बात तो किसके बारे में पूछा जाए, रंग के बारे में पूछा जाए, इसका कलर कैसा होगा, और जो भी आपको चीज दी गई हो या जिसके बारे में पूछा गया वो चीज क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। ट्रिक क्या है कि अगर चीज आपकी क्या प्राकृतिक है और बहुत बड़ी है, क्या है, प्राकृतिक है और बहुत ही बड़ी है, और अगर उसका जाए तो हमेशा यहाँ से क्या करना है, प्रकीर्णन करना है। क्या चीज बड़ी है, प्राकृतिक है, और अगर उसका रंग पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, हमेशा ही प्रकीर्णन होगा। जैसे यहाँ पर बात करें सूर्य बहुत बड़ा है, प्राकृतिक भी, और इसका कलर पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। दूसरी बात आपके लिए क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देना या फिर आसमान का रंग नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। अरे वाह लोकेश, पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देना या फिर आसमान का रंग नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। सिंपल है भाई, सबको पता होना चाहिए ये भी किस पर आधारित होगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, आसमान भी बहुत बड़ा है, प्राकृतिक भी है, और इसका कलर पूछ रहा तो हमेशा आंसर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देना या बादलों का रंग ब्लैक दिखाई देना, ये किस घटना पर आधारित है, तो बादलों का रंग सफेद दिखाई देना या बादलों का रंग ब्लैक दिखाई देना, यह भी किस घटना पर आधारित होगा, प्रकीर्णन पर आधारित ही। ये लो, दो तीन क्वेश्चन और है, शतक लगाएंगे उसके बाद में देखो, इसलिए जल्दी से लगातार बने रहे। तब तक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, आज ही बताया था। अब जो आंसर नहीं देगा ना तो भाई साहब क्या जूते जूते पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, जूते जूते पड़ेंगे। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, जल्दी से बताओ, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी, जे थॉमसन या फिर हेनरी बेकुरल। नेट नहीं चल रहा, अरे चल रहा है, चलने दो, दो तीन क्वेश्चन ही है। गोपी जाट बी, मनीष वैष्णव सी, लोकेश पारिक या लक्की पारिक डी। अरे वाह, लक्की पारिक ने बिल्कुल ही राइट आंसर दिया है, क्या ऑप्शन नंबर है डी। कौन से बेकुरल, हेनरी बेकुरल। अरे 12th क्लास में आता नाभिक वाले चैप्टर में कि रेडियो की खोज किसने की थी दोस्तों,
हेनरी बेकुरल ने की थी। अब की खोज की आज ही बताया था, किसकी की थी? रेडियम की। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। आगे बढ़ो। बॉक्साइट किसका आयस्क है? दो तीन क्वेश्चन है, लगातार बने रहे। ये 99 एक दो क्वेश्चन और है इसके बाद। बॉक्साइट किसका आयस्क है? सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर कॉपर। जो बॉक्साइट होता है ना दोस्तों, ये किसका आयस्क होता है? मतलब किससे बना था? अमित गौड़ बी, अरे वेरी गुड। पुखराज डूडी एल्यूमिनियम, लक्की पारिक सीसा, राकेश जाट ए बता रहा है, गोपी जाट एल्यूमिनियम बता रहा है, कैलाश कसवा बी बता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? एल होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? 13 होता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? धातु होता है। तो बॉक्साइट इसका आयस्क है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक 13, और ये एक प्रकार का क्या है? धातु है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 100। अरे 100 महत्वपूर्ण, विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। कितने करवा दिए? 100 करवा दिए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम। अरे इसमें तो बताना ही क्या है, कौन सा पत्थर? चूना पत्थर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये सबका आना चाहिए, ये सबका उत्तर आना चाहिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, और जो नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसमें बताने की कोई बात नहीं है। चूना पत्थर किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम सल्फेट का? अमित गौड़ सी, गोपी जाट सी, कैलाश कसवा सी, राकेश जाट सी, सभी का सी आ रहा है। तो ये तो सिंपल है। चूना पत्थर, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब आपसे पूछूं क्या ये क्वेश्चन? अरे पूछूं क्या क्वेश्चन? नेट होता है ना CaCO3, इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? आज ही बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं, रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। एक बार बताओ जल्दी से, इसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? आज ही बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। देखते हैं। चूना निर्माण, अरे चूने का क्या निर्माण करोगे भाई? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना विद्यार्थियों, इसका यूज किसके निर्माण में किया जाता है? प्लास्टर। अरे अमित गौड़ शाबाश बेटा। किसमें? टूथपेस्ट बनाने में। आज ही बताया था, टूथपेस्ट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर चूना पत्थर का यूज करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, देखो ये लो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्र, पिच ब्लेड प्राप्त किया जाता है। इनकी आपका जो प्राप्त किया जाता है, मतलब आप निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क कौन सा है? क्या लोहे का अयस्क कौन सा? अमित गौड़ डी, गोपी जाट डी, लक्की पारिक डी, कैलाश कसवा डी, अमित गौड़, मनीष वैष्णव सभी। अच्छी बात है भाई। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन था, और सबका आंसर भी क्या आ गया? राइट आ गया। लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा क्या प्राप्त किया? लोहा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन है। 101 क्वेश्चन हमने साइंस का अब तक कवर कर लिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम करेंगे कल शाम 8:15 बजे। लेकिन उससे पहले एक बार सभी कमेंट करके जाएंगे कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। सभी कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी। और भी कोई डाउट क्वेश्चन है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। क्या कोई भी डाउट है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और आज की क्लास बिल्कुल, अरे बता दो अमित गौड़, बिल्कुल बेटा पढ़ाई करो, लगातार तैयारी करते रहो। अब देखो एक बात और बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल मॉर्निंग में भी एक क्लास होगी। ठीक है, कल मॉर्निंग के अंदर स्टैटिक जीके, जिसके अंदर क्या होगा? इंडिया लेवल का स्टैटिक जीके, रीजनिंग और प्लस में जनरल साइंस और मैथ,
इन सब को मिलाकर बिल्कुल स्टे होम एंड स्टे सेफ, बिल्कुल घर पर रहो और सुरक्षित रहो। तो ये कल मॉर्निंग के अंदर है, लगभग 7 बजे के समथिंग या 7:15 के समथिंग एक ये भी क्लास होगी स्टैटिक जीके के अंदर, उसमें वह विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो एसएससी जीडी ग्राम सेवक पटवार रीट या इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और बाकी ये जो क्लास है ना ये कंटिन्यू होगी और वही टाइम रहेगा कल शाम कितने बजे विद्यार्थियों, 8:15 बजे। कितने बजे, 8:15 बजे। अरे लक्की पारिक आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप तो आ जाना है ना, आपका तो बहुत आ ही जाना। अब देखो रीट की तैयारी कर, अच्छा गोपी जाट बिल्कुल बहुत बढ़िया, गोपी जाट आपकी तैयारी भी मतलब लगभग अच्छी चल रही है। अब कंटिन्यू करो क्योंकि अभी आपको 2-3 महीने का टाइम भी और मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो आपका टारगेट है उसको बिल्कुल अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं है। बिल्कुल लगातार आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। चाहे 10-5 कितने भी लाई आ जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो या तो परीक्षा में पूछे गए या फिर परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ये अनुभव किया कि कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम पास भी किए। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम 8:15 बजे, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय वीर तेजा जी की, राम राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। मिलते हैं कल शाम इसी टाइम पर, और जो सुबह की क्लास लेना चाहिए वो सुबह आ जाना।